सीरीज की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जब शैतान मोर्गोथ हमारी दुनिया की रोशनी छीनने और अपना अंधकार फैलाने आया तो एल्फ ने उसका विरोध किया और एल्फ की सभी सेनाएं अपने पुराने घर वेलिनोर को छोड़कर जंग के मैदान मध्य धरती में उतर गईं और यहाँ मध्य धरती पर आकर मोर्गोथ और उसकी ऑर्क की सेना का मुकाबला किया। सबको लगा था कि ये जंग जल्दी ही खत्म हो जाएगी, पर ऐसा नहीं था। इसके घाव सदियों तक रहे, पीछे सिर्फ लाशें और तबाही ही बची और इन्होंने मौत के कई रूप देखे, पर फिर भी अंत में मोर्गोथ की हार हुई। लेकिन अब तक मोर्गोथ के ऑर्क्स मध्य धरती के कोने कोने पर फैल चुके थे, क्योंकि अब बुराई ने अपनी जड़ें जमा ली थी और इन ऑर्क्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। और मोर्गोथ के बाद अब इन शैतान ऑर्क की कमान सोरोन के हाथ में थी, जो मोर्गोथ का ही शागिर्द था और अब मोर्गोथ के अधूरे ख्वाब को यही पूरा करेगा। जिसका पता चलते ही ग्लैड्रियल का भाई इसे मारने गया, पर सोरोन ने उसे ही मारकर उसके शरीर पर अपना निशान बना दिया। तभी ग्लैड्रियल ने अपने भाई के इस अधूरे काम को पूरा करने की कसम खाई और अपने कुछ सिपाहियों के साथ सोरोन को ढूंढने निकल गई। इसने दुनिया के अंतिम छोर तक सोरोन की खोज की, पर कुछ हाथ नहीं लगा और इतने साल बीतने के बाद अब बाकी एल्फ भी सोरोन को बुरी याद की तरह भूल चुके हैं, क्योंकि सालों से उसका कोई पता नहीं है। इसीलिए सबको लगता है कि सोरोन मर चुका है, पर ग्लैड्रियल जानती है कि सोरोन जिंदा है और वो दोबारा हमले के लिए अपनी सेना तैयार कर रहा है। इसीलिए ये अपना सफर जारी रखती है। पर इतनी मुश्किलों के बाद अब इसके साथी भी कहने लगे हैं कि सालों से यहाँ कोई ऑर्क नजर नहीं आया। शायद बाकी लोग सही हैं कि सोरोन अब मर चुका है, हमें उसकी तलाश अब बंद कर देनी चाहिए। पर ग्लैड्रियल कहती है कि हम आगे बढ़ेंगे। सोरोन हर रोज अपनी ताकत बढ़ा रहा होगा, इसीलिए ग्लैड्रियल आगे बढ़ती रहती है। पर तूफान की वजह से इसके साथियों की हिम्मत टूटने लगी है। लेकिन तभी ये देखते हैं कि ये उस जगह पहुंच चुके हैं जहां सोरोन के साथ ऑर्क की सेना थी और फिर अंदर आने पर इन्हें पता चलता है कि ये वही जगह है जहां अपनी हार के बाद सारे ऑर्क्स इकट्ठे हुए थे। और फिर जल्दी ही ग्लैड्रियल को यहाँ एक दरवाजा मिलता है, जिसे तोड़कर जब ये अंदर जाती है तो इसे पता चलता है कि ऑर्क्स यहाँ किसी तरह का काला जादू करके अंधेरी शक्तियों को बुला रहे थे। और तभी ग्लैड्रियल को यहाँ सोरोन का वही निशान मिलता है जो इसके भाई पर था। इसका मतलब सोरोन यहाँ पर था। इसीलिए ग्लैड्रियल कहती है कि कल सुबह हम नॉर्थ की तरफ और आगे जाएंगे, पर इसका साथी कहता है कि अब हमें घर लौट जाना चाहिए, ये निशान सालों पहले का है। पर तभी बाहर हम देखते हैं कि इनके एक साथी को यहाँ एक दानव मिल जाता है जो इस पर हमला कर देता है। और जब तक ग्लैड्रियल बाहर आती है तो वो देखती है कि ये दानव इसके लोगों को बुरी तरह से मार रहा होता है। इसके सामने ये नन्हे चूहों जैसे हैं। पर तभी अपने साथी को बचाने के लिए ग्लैड्रियल भी लड़ाई में उतर जाती है और ये बड़ी ही तेजी से इस दानव को मारने लगती है। ये दानव ग्लैड्रियल की रफ्तार के आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और ग्लैड्रियल इसे जल्दी ही मौत के घाट उतार देती है। और फिर ये अपने साथियों से कहती है कि कल सुबह हम नॉर्थ में और आगे जाएंगे, पर इसके साथी कहते हैं कि अब हम वापस घर जाएंगे, बहुत हो चुका। अगर आपको उत्तर की ओर जाना है तो आपको अकेले ही जाना होगा। और तभी हम इस दुनिया के मैप को देखते हैं जहां नॉर्थ से ग्लैड्रियल अपने साथियों की वजह से लिंडन वापस आ जाती है। लिंडन एल्फ की राजधानी है और यहाँ पर हायर एल्फ रहते हैं। एल्फ इंसानों से ज्यादा ताकतवर होते हैं और इनके कान भी नुकीले होते हैं। और तभी यहाँ राजकुमार एलेनोर को बताया जाता है कि आपकी दोस्त ग्लैड्रियल वापस आ गई है, इसीलिए ये फौरन उससे मिलने जाता है। पर तभी ग्लैड्रियल इसे निशान के बारे में बताती है। इसका मतलब है कि सोरोन जिंदा है, वो अपनी ताकत बढ़ा रहा है। इसीलिए मुझे हमारे महाराज से मिलकर एक सैनी टुकड़ी की मांग करनी है ताकि मैं उसे वक्त रहते ढूंढ सकूं। और फिर हम देखते हैं कि एल्फ के महाराज इन सबको वापस लौटने पर सम्मानित करते हैं इनके जज्बे और बहादुरी के लिए, और इन्हें समुद्र के रास्ते वापस एल्फ के पुराने घर वेलिनोर भेजने का फैसला करते हैं, क्योंकि महाराज को लगता है कि जंग के दिन अब खत्म हो चुके हैं, क्योंकि सोरोन भी खत्म हो चुका है। इसीलिए ये ग्लैड्रियल की एक नहीं सुनते। और फिर इसके बाद अकेले में एलेनोर इसे समझाता है कि निशान के मिलने का मतलब ये नहीं है कि तुम सोरोन तक पहुंच गई या सोरोन जिंदा है। जिस पर ग्लैड्रियल कहती है कि मेरे भाई ने उसकी तलाश में अपनी जान गंवाई थी, इसीलिए अब मैं खुद उसे जाकर ढूंढ लूंगी। मेरा दिल कह रहा है कि वो बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, इसीलिए अब तक सामने नहीं आया और तुम सब उसके मरने की गलतफहमी में हो। और फिर इधर लिंडन से दूर हम देखते हैं कि इंसान साउथलैंड में रहते हैं और ये अपनी वही इंसानों वाली आम जिंदगी जी रहे होते हैं। पर एल्फ के महाराज ने सालों से यहाँ एल्फ को तैनात कर रखा है इंसानों पर नजर रखने के लिए, क्योंकि पिछली जंग में इंसान खुद मोर्गोथ की तरफ से लड़े थे और अब मोर्गोथ के मरने के बाद ये सोरोन के साथ भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि मोर्गोथ के अधूरे मकसद को अब सोरोन ही पूरा करेगा। लेकिन इतने सालों की निगरानी से अब इंसान इन एल्फ से तंग आ चुके हैं, इसीलिए ये इन एल्फ से नफरत करते हैं। जबकि हम इनमें से एक एल्फ एरोंडिर को देखते हैं जो एक इंसानी औरत से प्यार कर
करता है जिसका नाम ब्रोनविन है और इसका एक बेटा भी है जिसका नाम थियो है। और फिर जब एरोंडिर वापस अपनी चौकी पर आता है तो इसके साथी बताते हैं कि हमारे महाराज ने आदेश भेजा है कि जंग अब खत्म हो चुकी है। सालों से किसी ने शैतानी ऑर्क और उनके मालिक सोरोन को नहीं देखा है, इसीलिए सभी एल्फ सैनिकों को आदेश दिए जाते हैं कि वो साउथ की सभी चौकियों को खाली कर वापस एल्फ की राजधानी लिंडन में लौट जाएं। पर इस खबर से एरोंडिर खुश नहीं होता क्योंकि इसे अब ब्रोनविन को छोड़कर जाना होगा। और इधर हम देखते हैं कि ब्रोनविन अपने बेटे के साथ अपने घर पर होती है। तभी एरोंडिर इससे आखिरी बार मिलने के लिए आता है और इसके जाने पर ब्रोनविन भी काफी मायूस है। पर तभी कोई इंसान अपनी गाय लेकर यहाँ आ जाता है और इससे कहता है कि कुछ दिन पहले ये पूरब में चरने गई थी, तभी से इसकी तबीयत खराब है। और तभी एरोंडिर जब इसे देखता है तो इसमें से दूध की जगह काला गोर निकलता है। इसीलिए एरोंडिर और ब्रोनविन उस जगह फौरन चले जाते हैं और इनके जाने के बाद इसका बेटा थियो अपने दोस्त को एक खास तलवार दिखाता है कि ये मुझे गलती से मिल गया। और हम देखते हैं कि इस पर वही सोरोन का निशान बना होता है। और फिर यहाँ से दूर हम देखते हैं कि ग्लेड्रियल और उसके साथियों को लिंडन से वेलिनोर की तरफ भेजा जा रहा है जहाँ एल्फ का पुराना घर है। जबकि इधर साउथ में एरोंडिर और ब्रोनविन उस गाय वाली बात का पता लगाने के लिए उस जगह के काफी करीब आ चुके हैं। और फिर तभी ये देखते हैं कि यहाँ इंसानों की पूरी बस्ती तबाह हो चुकी है। और यहाँ से दूर समुद्र में हम देखते हैं कि वेलिनोर जाने के लिए रोशनी का एक बड़ा सा दरवाजा खुलता है जिससे होकर ये अपने घर लौट सकते हैं। ग्लेड्रियल के सभी साथी जाने को तैयार हैं पर तभी ग्लेड्रियल पानी में कूद जाती है और इसका जहाज अंदर जाने के बाद रोशनी का दरवाजा बंद हो जाता है। और इधर लिंडन में महाराज देखते हैं कि इनके पवित्र पेड़ पर अब अंधेरे की शक्तियां हावी होने लगी हैं। और फिर हम देखते हैं कि एरोंडिर और ब्रोनविन को इस तबाह हुए गांव की छानबीन करते हुए रात हो जाती है पर इन्हें यहाँ कोई इंसान नहीं मिलता और न ही कोई लाश। और जब ये एक घर में घुसते हैं तो वहाँ इन्हें एक सुरंग खुदी हुई मिलती है जिसे देखकर एरोंडिर ब्रोनविन से कहता है कि मुझे नीचे जाकर इस सुरंग का दूसरा छोर ढूंढना होगा, तुम जाकर बाकी सबको आगाह करो। और फिर जल्दी ही एरोंडिर इस सुरंग में कूद जाता है। और इधर हम देखते हैं कि एलनोर लिंडन से एक खास एल्फ सेलब्रिम्बर के पास आता है और फिर सेलब्रिम्बर एलनोर से कहते हैं कि हम एल्फ एक खास शक्ति की तलाश में है जो इस मध्य धरती की किस्मत बदल कर रख देगी। ये देखो एक ऐसी मीनार जिसमें दुनिया की सबसे ताकतवर भट्टी बनाई जाएगी जिसकी तपिश ड्रैगन की आग जितनी होगी। इस मीनार में बनी चीजें मध्य धरती की किस्मत को हमेशा के लिए बदल देंगी। पर इसमें दिक्कत ये है कि इसे बनाने में इतने मजदूर लगेंगे कि जिन्हें गिनना भी मुश्किल होगा और तुम्हारे महाराज इतने मजदूर नहीं दे पाएंगे, पर इसमें तुम हमारी मदद कर सकते हो। जिस पर एलनोर कहता है कि मैं समझ गया, आपको बोनों की जरूरत है जिनका काम ही है पहाड़ों को खोदकर अपने शहर बसाना और वो कमाल के इंजीनियर हैं। अगर एल्फ और बोने मिल जाएं तो इस मीनार को जल्दी ही बनाया जा सकता है। और बोनों का राजकुमार ड्यूरिन मेरा बहुत खास दोस्त है, इसीलिए ये दोनों फौरन बोनों के राज्य में जाने लगते हैं जो पहाड़ों में रहते हैं। पर अंदर आने की इजाजत सिर्फ एलनोर को ही मिलती है जिसे बोने अपने शहर के अंदर ले आते हैं जो पहाड़ों के अंदर बसा है। और यहाँ की इंजीनियरिंग और कला किसी को भी हैरान कर देती है क्योंकि बोने पत्थरों को खोदना और तराशना बखूबी जानते हैं। और फिर जल्दी ही इसके सामने इसका पुराना दोस्त ड्यूरिन भी आ जाता है जो इन बोनों का राजकुमार है। और इस वक्त ये एलनोर से बहुत नाराज है, इसीलिए ड्यूरिन इसे यहाँ रुकने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देता क्योंकि एलनोर इसे सालों पहले छोड़कर भाग गया था। जबकि इधर हम ग्लेड्रियल को देखते हैं जो इतने समय से समुद्र में ही तैर रही होती है। पर यह समुद्र बहुत विशाल है। पर तभी इसे जहाज के टूटे फूटे टुकड़ों पर कुछ लोग मिल जाते हैं जो इंसान हैं और ये इसे देखकर फौरन अपने साथ ले लेते हैं। और फिर इसे पानी वगैरह पिलाकर इसे बताते हैं कि 2 हफ्ते पहले एक समुद्री दानव ने हमारे जहाज पर हमला किया था। पर तभी ये देखते हैं कि सामने से वही समुद्री दानव दोबारा आ जाता है और जल्दी ही ये इनके बेड़े पर हमला कर देता है जिसमें ग्लेड्रियल पानी में गिर जाती है। और ये देखती है कि ये दानव तो वाकई में बहुत बड़ा है। तभी इनमें से एक हेलब्रेंड नाम का आदमी अपने बेड़े को अलग कर लेता है और वो दानव जब दोबारा हमला करता है तो बचे हुए बेड़े को भी पूरी तरह से तबाह कर देता है। और ग्लेड्रियल इससे बचने के लिए इससे दूर भागकर चली जाती है और जल्दी ही ये देखती है कि वो दानव अब यहाँ से जा चुका है। और फिर इसके बाद हेलब्रेंड अपने छोटे से बेड़े को लेकर इसके पास आ जाता है और इसे ऊपर ले
ले लेता है और इससे कहता है कि मेरा नाम हेलब्रेंड है, जिस पर ग्लेड्रियल भी इसे अपना नाम बता देती है। और इधर वो बोना ड्यूरिन एलनोर से कहता है कि कुत्ता चांद को देखकर भौंकेगा जरूर, पर वो उसे जमीन पर नहीं ला सकता, इसीलिए निकलो यहाँ से। जिस पर एलनोर कहता है ठीक है, मुझे बाहर तक छोड़ने तो आओगे ना। और फिर हम देखते हैं कि ड्यूरिन इसे बाहर छोड़ने के लिए आता है, लेकिन इसी बीच ये दोनों बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ड्यूरिन कहता है कि जरूर तुम यहाँ अपने किसी मकसद के लिए ही आए होगे, पर एलनोर कहता है नहीं, मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। जिस पर ड्यूरिन कहता है ओ तो 20 साल बाद अब तुम्हें अपने दोस्त की याद आई है। जिस पर एलनोर कहता है कि मुझे माफ कर दो दोस्त। जिस पर ड्यूरिन कहता है कि ठीक है, माफ किया, अब निकलो यहाँ से। पर एलनोर कहता है कि मुझे तुम्हारे परिवार से भी माफी मांगनी है। जिस पर ड्यूरिन इसे अपनी पत्नी डीसा के पास ले आता है और कहता है कि इससे भी माफी मांगो और निकलो यहाँ से, ज्यादा मेल जोल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और तभी इसके पास ड्यूरिन की बीवी डीसा भी आ जाती है, जो एलनोर से मिलकर बहुत खुश होती है और ये इसे खाने के लिए रोक लेती है और ड्यूरिन कुछ नहीं कर पाता। और फिर जल्दी ही हम देखते हैं कि खाने के दौरान इन दोनों के बीच की नाराजगी भी अब खत्म होती जा रही है और आखिरकार ये दोनों फिर से दोस्त बन ही जाते हैं। जबकि इधर हेलब्रेंड और ग्लेड्रियल अभी भी इस समुद्र के बीचों बीच फंसे हुए होते हैं, वो भी एक छोटे से बेड़े पर। लेकिन ग्लेड्रियल इस पर बहुत गुस्सा है क्योंकि इसने अपने साथियों को मरने के लिए छोड़ दिया था। तभी हेलब्रेंड कहता है कि मुझे अपनी जान प्यारी है और मैंने जो देखा है वो तुम सोच भी नहीं सकती। ऑर्क ने मेरे साथियों को बड़ी ही बेरहमी से मेरे सामने मारा था। जिस पर ग्लेड्रियल कहती है कि ऑर्क को तो सालों से किसी ने नहीं देखा। जिस पर हेलब्रेंड कहता है हाँ, पर अब वो साउथ में सामने आने लगे हैं और उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और तभी हम साउथ में देखते हैं कि ब्रॉनविन फौरन भागकर अपने लोगों के पास आती है और इन्हें बताती है कि हमें ये जगह फौरन खाली करनी होगी, पड़ोसी गांव पूरी तरह से तबाह हो चुका है, शायद ये ऑर्क का ही काम है। पर इन लोगों को ब्रॉनविन की बातों पर यकीन नहीं होता। जबकि इधर ब्रॉनविन के घर में इसके बेटे थियो को कुछ हलचल दिखती है और तभी नीचे से इसे एक ऑर्क देख लेता है। जबकि इधर उसी गांव में बनी सुरंगों में एरोंडिर छानबीन कर रहा होता है। तभी इसे ऑर्क के निशान मिलते हैं और तभी एक ऑर्क भी इसे देख लेता है और इसके पीछे आने लगता है। इसीलिए ये फौरन इस सुरंग से निकलने की कोशिश करता है, पर यह सुरंग बहुत तंग है। लेकिन आखिरकार ये निकलकर पानी में आ जाता है और पानी से निकलकर सामने से आने वाले ऑर्क के लिए तैयार होता है, पर तभी पीछे से इसे कोई खींच लेता है। और इधर ब्रॉनविन जब अपने घर पर आती है तो इसे अपने घर के नीचे भी एक सुरंग मिलती है, लेकिन ये घबराहट में अपने बेटे को आवाज लगाने लगती है। तभी इसका बेटा बाहर आकर कहता है कि आवाज मत करो माँ। तभी वो ऑर्क वापस आने लगता है, इसीलिए ये अंदर छिप जाता है और ब्रॉनविन भी फौरन एक अलमारी में छिप जाती है और ये झीरी में से देखती है कि एक ऑर्क सुरंग से बाहर आ रहा है, जिसे देखकर ये बुरी तरह से डर जाते हैं और वो ऑर्क भी इन दोनों को ढूंढने लगता है। और तभी इसे ब्रॉनविन के बारे में पता चल जाता है, लेकिन तभी थियो पीछे से हमला कर देता है, लेकिन इस ऑर्क पर हमले का ज्यादा असर नहीं होता। थियो भागने की कोशिश करता है पर ऑर्क इसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन तभी ब्रॉनविन भी इसके तलवार घुसा देती है, पर ऑर्क को उससे भी कुछ नहीं होता। और तभी थियो ऊपर से इसके गले में रस्सी डाल देता है, पर ऑर्क इस रस्सी को भी काट देता है और जैसे ही ये थियो की तरफ बढ़ता है तो ब्रॉनविन फौरन इसका सर काट देती है और फिर अपने लोगों को इसे दिखाकर कहती है कि तुम में से जो भी जिंदा रहना चाहता है वो सुबह होते ही एल्फ की मीनार की ओर चला जाए। जबकि इधर हम देखते हैं कि ग्लेड्रियल और हेलब्रेंड समुद्री तूफान से जूझ रहे होते हैं और इसी बीच हम देखते हैं कि हेलब्रेंड नीचे गिरने वाला होता है, जिसे बचाने के चक्कर में ग्लेड्रियल खुद नीचे गिर जाती है और बेहोश होकर नीचे जाने लगती है। तभी रस्सी के सहारे से हेलब्रेंड नीचे जाता है और जल्दी ही इसे बचाकर ऊपर ले आता है। और इधर पहाड़ों में हम देखते हैं कि ड्यूरिन अपने पिता से कहता है कि मुझे एलनोर पर पूरा भरोसा है, मैं उसे सालों से जानता हूँ, वो कुछ भी छिपाता है तो मुझे भनक लग जाती है। जिस पर इसके पिता कहते हैं कि शायद इस बार उसे भनक लग गई है कि तुम कुछ छिपा रहे हो, क्योंकि बोनो को कुछ बहुत ही खास चीज मिली है। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि थियो अपनी उसी तलवार को देख रहा होता है जो इसके खून को खींचकर काली शक्तियों से पूरी होने लगती है, पर तभी यह अपनी माँ को देखकर इसे रख लेता है और बाहर आकर अपनी माँ और बाकी लोगों के साथ एल्फ मीनार की ओर निकल जाता है। और इधर बीच समुद्र में जब ग्लेड्रियल की आँख खुलती है तो ये देखती है कि एक जहाज ने इन्हें ढूंढ लिया है। और इधर जब एरोंडिर को होश आता है तो ये देखता है कि इसे ऑर्क पकड़कर अपने साथ इनकी गुफाओं में ले आए हैं और इन ऑर्क ने जमीनों को खोदकर बहुत लंबी लंबी सुरंगें बना रखी हैं और इतने सालों बाद इसने इतने ज्यादा ऑर्क एक साथ देखे हैं, क्योंकि ऑर्क इतने सालों से जमीन के नीचे छिपे हुए थे, क्योंकि ऑर्क सूरज की रोशनी में नहीं आ सकते। इसीलिए ये एरोंडिर के पैर में बेड़ी डालकर इसे भी बाकी एल्फ के साथ आगे की सुरंग खोदने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी में ये
ऑर्क जल जाते हैं। और इधर जब ग्लेड्रियल को होश आता है तो वो एक जहाज पर होती है और इसके सामने हेलब्रेंड सही बैठा होता है। और जब ये ऊपर आती है तो इसे पता चलता है कि ये एक इंसानों के जहाज पर है। और फिर तभी इसके सामने जहाज के कप्तान आते हैं और ये इससे कहते हैं कि एक एल्फ यहाँ समुद्र के बीच में क्या कर रही है। जिस पर ग्लेड्रियल इससे पूछती है कि कौन हो तुम। जिस पर कप्तान कहता है कि मैं तुम्हें अपने मालिक के पास ले जा रहा हूँ, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। और फिर जल्दी ही हम देखते हैं कि ये लोग अपने देश आ जाते हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी मूर्तियों को देखकर ग्लेड्रियल समझ जाती है कि ऐसी तो सिर्फ एक ही जगह हो सकती है इंसानी राज्यों के पश्चिमी छोर पर, जिसका नाम है न्यूमेनोर। और फिर जब कप्तान इन्हें अपने शहर के बंदरगाह से शहर के अंदर लाते हैं तो हेलब्रेंड कहता है कि मेरे जैसे इंसान ऐसे शहर कब से बनाने लगे। जिस पर ग्लेड्रियल कहती है कि ये इंसान तुम जैसे नहीं है। जब महायुद्ध हुआ था तो तुम लोगों ने मोर्गोथ का साथ दिया था, जबकि ये लोग एल्फ की तरफ से लड़े थे। इसीलिए जंग के बाद वेलार देवताओं ने इन्हें ये द्वीप तोहफे में दे दिया था, जिसका नाम न्यूमेनोर पड़ा। पहले हमारे बीच भाइयों जैसा रिश्ता था, पर अब हालात बदल चुके हैं क्योंकि सालों से न्यूमेनोर और एल्फ के बीच बातचीत बंद है। और फिर हम देखते हैं कि जल्दी ही कप्तान इन्हें महान राज्य की महारानी के सामने ले आते हैं। और यहाँ पेश होने के बाद ग्लेड्रियल कहती है कि मैं एल्फ की उत्तरी सेनाओं की सेनापति हूँ और मेरे साथ ये इंसान हेलब्रेंड है। हम दोनों समुद्र में ही मिले थे और खुशकिस्मती से आपके कप्तान हमें बचाकर यहाँ ले आए। आपसे गुजारिश है कि हमें मध्य धरती तक जाने के लिए एक जहाज दिया जाए। पर ये कहते हैं कि सदियों से हमने मध्य धरती पर कोई जहाज नहीं भेजा, वो भी एक एल्फ के कहने पर। जिस पर ग्लेड्रियल कहती है कि ये द्वीप आपको एल्फ की वजह से ही मिला है, जिसके बदले में आप एक जहाज तो दे ही सकते हैं। जिस पर यहाँ की रानी कहती है कि हमारे पूर्वजों को ये द्वीप मुफ्त में नहीं मिला था, इसके लिए उन्होंने अपना खून बहाया है। तभी हेलब्रेंड बीच में बोलकर इनकी गर्मा गर्मी को शांत कर देता है कि हमें कुछ दिन यहाँ रुककर हमारी गलतफहमियों और दरख्वास्त के बारे में थोड़ा और सोचने का मौका दिया जाए, बस कुछ दिन और। जिस पर रानी मान जाती है। और फिर इधर न्यूमेनोर से बहुत दूर मध्य धरती के साउथ में एरोंडिर देखता है कि सूरज की रोशनी से ये और ज्यादा देर तक नहीं बच पाते। और फिर ये यहाँ पर सुरंगों को खोदते हुए इस पूरी जगह का जायजा लेने लगता है और अपने साथी से कहता है कि ये रास्ता सीधे होल्डन की तरफ जाता है। यही वजह है कि हमें ऑर्क की भनक भी नहीं लगी और ये लोग सूरज की रोशनी से भी अब तक बचे रहे। शायद इन्हें किसी तरह के खास हथियार की तलाश है। तभी इसके एल्फ साथी कहते हैं कि इन ऑर्क का कोई लीडर भी है जिसे ये लोग एडार नाम से बुलाते हैं। ये खतरा हमारी सोच से भी कहीं बड़ा है, इसीलिए हमें यहाँ से जल्दी ही भागना होगा। तुम लोग तैयार रहना, जब सूरज हमारे सर पर चढ़ आएगा तो हम यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। अगर हम में से कोई एक भी भागने में कामयाब हो गया तो वो विशाल सेना लेकर आ सकता है। तभी एक ऑर्क इनसे कहता है कि बातें बंद करो और काम शुरू करो, वरना मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। जिस पर ये कहते हैं कि ये पेड़ हमारा रास्ता रोक रहा है। जिस पर ऑर्क कहता है तो काट दो इस पेड़ को। पर तभी एक एल्फ कहता है कि ये पेड़ इस धरती का वजूद है, ये जब से यहाँ पर मौजूद है जब तुम जैसे चूजे अंडों से भी नहीं निकले थे। तभी अंदर से एक ऑर्क आता है और वो इनसे कहता है बहुत खूब, आज बरसों बाद किसी ने इतनी बहादुरी दिखाई है। ये लो पानी पी लो, पियो, घबराओ नहीं, ये तुम्हारा इनाम है सच बोलने के लिए। तभी ये लोग पानी पीने लगते हैं, लेकिन तभी इसी दौरान वो ऑर्क एक एल्फ का गला काट देता है और बाकियों के गले पर खंजर रख देता है। जिसे देखकर एरोंडिर कहता है रुको, मैं इस पेड़ को काटूंगा। और फिर हम देखते हैं कि एरोंडिर खुद जाकर इस पेड़ को काटने लगता है, जिस पर बाकी ऑर्क इसकी बेबसी पर हंसने लगते हैं। जबकि इधर न्यूमेनोर में ग्लेड्रियल सिपाहियों से छिपकर बंदरगाह पर आ जाती है और नाव की तलाश करने लगती है। जिस पर कप्तान पीछे से कहता है कि यकीन मानो ये छोटी सी नाव तुम्हें ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकती, महारानी ने मुझे तुम्हारी निगरानी रखने का आदेश दिया है। जिस पर ग्लेड्रियल कहती है कि तुम्हारा विद्या भवन यहाँ से कितनी दूर है। जिस पर कप्तान कहता है कि घोड़े से 6 घंटे लगेंगे। जिस पर एड्रियल कहते हैं कि फौरन मुझे वहाँ ले चलो। इसीलिए ये दोनों जल्दी ही तेज घोड़ों पर सवार होकर वहाँ के लिए निकल जाते हैं। जबकि इधर शहर में हेलब्रेंड देखता है कि यहाँ के लोग इसे पसंद नहीं करते और जल्दी ही ये लोग इसे घेर कर मारने की कोशिश करते हैं, पर हेलब्रेंड इन सबको मारने लगता है। पर तभी यहाँ पर सिपाही आकर इसे गिरफ्तार कर लेते हैं। जबकि इधर ग्लेड्रियल जल्दी ही इनके विद्या भवन में पहुँच जाती है और यहाँ ये सोरोन के उसी निशान के बारे में छानबीन करने लगती है और जल्दी ही इसे यहाँ किताबों में वो निशान मिल जाता है, जिसे देखकर ये जल्दी ही समझ जाती है कि ये कोई निशान नहीं है बल्कि मध्य धरती के साउथ का नक्शा है और यहाँ उसके बारे में कोई योजना भी लिखी है जहाँ बुराई सिर्फ बढ़ेगी नहीं बल्कि जीतेगी भी। जिस पर ग्लेड्रियल को अब यकीन हो जाता है कि सोरोन सच में लौट आया है और मध्य धरती के साउथ की तबाही तो सिर्फ शुरुआत है। जबकि इधर साउथ में ही हम देखते हैं कि सूरज सर पर चढ़ आया है और मौका मिलते ही एल्फ इन ऑर्क पर हमला कर देते हैं और
जल्दी ही अपनी जंजीरों को तोड़ने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर बाकी ऑर्क भी आने लगते हैं, लेकिन जैसे ही एक एल्फ भागने की कोशिश करता है तो मारा जाता है और फिर अंदर से सभी ऑर्क इन्हें जंजीरों से अंदर खींचने लगते हैं, क्योंकि तेज धूप में ये बाहर नहीं आ सकते। इसी बीच एरोंडिर इनके तंबू को काट देता है, जिससे ऑर्क रोशनी में जलने लगते हैं और ये एल्फ अपनी जंजीरों को काटने लगते हैं। तभी एक और कहता है कि छोड़ो भेड़िए को, और फिर जल्दी ही हम देखते हैं कि ये एक खतरनाक भेड़िए को इन पर छोड़ देते हैं, जो बाहर आते ही इन एल्फ को बड़ी बेरहमी के साथ चीर फाड़ने लगता है। पर इसके हमले से एरोंडिर बच जाता है, जिससे ये पेड़ की जड़ों में जाकर फंस जाता है और एरोंडिर इसे जंजीरों से पकड़ लेता है। पर तभी यहाँ और ऑर्क आ जाते हैं और ये एरोंडिर को खींच लेते हैं, पर एरोंडिर इन्हें जल्दी ही मार देता है। पर तभी वो भेड़िया इसके साथी को घेर लेता है, लेकिन तभी एरोंडिर उसे मार देता है और जैसे ही ये खुद ऊपर आता है तो ऑर्क इसके साथी को भागने से पहले ही तीरों से मार देते हैं और इसे भी नीचे खींच लेते हैं और कहते हैं कि ले चलो इसे एडार के पास। और फिर हम देखते हैं कि इन ऑर्क का लीडर एडार बाहर आने लगता है, जिसके आगे सभी ऑर्क झुकने लगते हैं और यहीं पर हमारी वीडियो का पहला पार्ट खत्म हो जाता है।